बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। यहाँ बिल्कुल सारे इंस्ट्रूमेंट्स नए हैं, सब चीजें नई दिख रही है, मैं भी थोड़ा बहुत नया दिख रहा हूँगा आपको। तो बच्चों हम शुरू करते हैं कौन सा पार्ट, जो आपका बच्चों ये लेसन है सेकंड लेसन, उसका जो सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की जो बच्चों शहनाई है, बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आपने देखा बच्चों, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 21। इस पर आप बच्चों देख रहे हो कि जो पहला वाला पार्ट है ना, ये हमने आपको पूरा पढ़ा दिया था। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पेरा ऑफ द लेसन एट पेज नंबर 22। क्लियर? द साउंड ऑफ द शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई का मतलब क्या होता है? शहनाई की आवाज। द साउंड ऑफ द शहनाई यानी शहनाई की आवाज। देखो बच्चों, शहनाई क्या कितना लग रहा है ना, कौन सा नियम काम करेगा? नियम काम करेगा बच्चों MDM वाला। अब आप ये कहोगे साहब ये MDM क्या होता है? बच्चों MDM यानी मिड डे मील नहीं होता है। MDM का मतलब होता है यदि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हुआ है, नेम ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गई है? किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग अगर हुआ है तो उसके नाम से पहले ये माना कि वह एक प्रॉपर नाउन होता है। ध्यान दो बच्चों, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने किसी साज बताया आपको, साज का मतलब वाद्य यंत्र होता है, दम घुटने से पहले, है ना, तो जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ। तो साज से मतलब होता है बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में आप उसको क्या बोलते हैं? उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। तो वाद्य यंत्र के नाम का प्रयोग यदि हुआ है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी अपने पहले डेफिनेट आर्टिकल द लेता है। बात समझ में आ गई है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले द लगाना चाहिए। दूसरा बच्चों जो शब्द है डी, इस डी का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब बच्चों निर्देश नहीं, डायरेक्शन का मतलब है दिशा। आप जानते हो बच्चों दिशाएं भी तो होती है कि नहीं होती है? जैसे डायरेक्शन यानी क्या होता है? दिशा निर्देश, गाइडलाइन। और डायरेक्शन का मतलब बच्चों क्या है? जैसे इस डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ। तो आप जानते हो कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है। तो जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको बच्चों आप बोलते हैं NEWS, न्यूज। समझ में आ रहा है? इसका माने नॉर्थ होता है, इसका ईस्ट, इसका वेस्ट, इसका साउथ है। तो दिशाओं के नाम के पहले डिस्पाइट बीइंग देयर प्रॉपर नाउन, डिस्पाइट बीइंग देयर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी बच्चों उनके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होने के बावजूद भी उनके नामों से पहले आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? उनके नामों से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। और अंतिम है बच्चों, जैसे मान लो मैंने आपको ये कहा कि, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि मैंने आपको ये कहा कि द सन राइजेज इन, तो द ईस्ट बोलना चाहिए। एंड सेट्स इन द वेस्ट बोलना चाहिए। तो आपने देखा बच्चों कि दिशाओं के नाम के पहले आप द का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई है, ठीक है, गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खान के ऊपर आपको एक राय और देंगे हम। पहली बार आपको हम किसी मूवी के बारे में बताएंगे, क्योंकि बच्चों आप जानते हो मैं मूवी के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूं, और एक आदर्श अध्यापक को बच्चों को मूवीज वगैरह देखने की ज्यादा सलाह देनी नहीं चाहिए। फिर भी हम आपको ये सलाह देंगे कि आपको गूंज उठी शहनाई मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये मेरी आपको सलाह है, एक अध्यापक की अपने शिष्यों को सलाह है कि आपको गूंज उठी शहनाई मूवी जरूर देखनी चाहिए। और बच्चों यूट्यूब कहीं भी उसको डाउनलोड करके देखें, उसमें आपको जो बिस्मिल्लाह खां हैं उनकी पूरी जो है उनका जीवन वृत्तांत आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। तो शिक्षाप्रद मूवी, सास भी कभी बहू थी, इनमें क्या है? कुछ भी नहीं है इनमें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इनमें कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों जब लिटरेचर की बात हम करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो जैसे धारावाहिक महाभारत है, तो बच्चों इनसे क्या होता है कि आपका साहित्य से संबंधित बहुत अधिक क्या होता है? संदर्भ तैयार होता है। उससे संबंधित आपकी पृष्ठभूमि अर्थात उसका बैकग्राउंड जो तैयार होता है, क्योंकि कई दोहे वगैरह वगैरह ऐसे हैं जिनके अंदर इस प्रकार की बातें आती है पुरानी। तो बच्चों मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों मैंने आपको कहा माई ब्रदर इज एन ऑफिसर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। मेरा भाई एक अफसर है, किसमें? डिफेंस मिनिस्ट्री में अफसर है।
तो बच्चों आपने देखा कि मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री का ये द का प्रयोग किया, तो बच्चों सारा समझ में आ गया होगा। आर्टिकल पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन बीच में प्रसंगवश जब बात आती है तो मैं समझा देता हूं। तो बच्चों एमडीएम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए, डिस्पाइट बीइंग देयर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ध्यान दो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के बावजूद। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ध्यान दो बच्चों, ये पेशी वॉइस का सेंटेंस है। जैसे बच्चों मैंने आपको ये कहा, ध्यान देना, he began to teach me। वो बच्चों मुझे पढ़ाने लगा म्यूजिक। ठीक है, एक मास्टर पढ़ाता है, सावन का महीना पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं शोर, इस तरीके से पढ़ाता है। एनीहाउ, तो बच्चों मैंने कहा he began to teach me। अब बच्चों आप इसका पेशी वॉइस कैसे बनाओगे? देखो, अब आपने क्या किया, he began to teach me, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मुझे पढ़ाने लगा, तो मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाने लगा, तो मेरे को आइए लाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे? आई, ठीक है, आई बिगेन टू बी टॉट बाई हिम। ठीक है, तो बच्चों ये जो बिगेन टू स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आप इस तरीके से नहीं लेंगे जैसे पास्ट सिंपल में वाज वर का प्रयोग करते हैं, या फिर इसको पेशी वोज में ले जाओगे तो ये भी कर सकते हो, आई वॉज बिगन टू बी टॉट बाई मी। मुझे समझाना सिर्फ ये है बच्चों कि जो बिगेन टू की जगह टू है ना, इस टू को किस में बदलना पड़ेगा? टू बी में, और आगे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गोइंग टू का बताया था कि नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मैच, ए मैच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय अस, तो इज एम आर का बच्चों गोइंग टू को यूं कह रखा आपने स्ट्रक्चर हो, और उसके आगे टू को किसी में बदला, आपको टू को टू बी में बदला। ऐसा ही एग्जांपल बच्चों ये देखो जरा, देखो बिगेन टू का बिगेन टू ही रहा है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू, तो बिगेन टू का बिगेन टू ही रहा है, तो मी को आइए लाओगे तो क्या करोगे? आई, और बिगेन टू को बिगेन टू ही रहने दो, आई बिगेन। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद ये क्या करोगे? टू को किसी में बदलोगे? टू को टू बी में बदलोगे, टू बी टॉट बाई हिम। तो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड का मतलब होता है बच्चों दे बिगेन टू कंसिडर द साउंड ऑफ द शहनाई ऑस्पिशियस। ये एक्टिव वॉइस बना के बताया मैंने कि बच्चों उन्होंने अर्थात पीपल बिगेन टू कंसिडर द साउंड ऑफ द शहनाई ऑस्पिशियस, माने लोगों ने क्या किया? ऑस्पिशियस क्या है? ऑस्पिशियस बच्चों मांगलिक होता है। ये जरा शब्द देखो, ये लिखा हुआ ऑस्पिशियस। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अंत में OUS आ गया तो ये एडजेक्टिव है। अब बच्चों हिंदी में एक शब्द होता है मंगल, अब मंगल में एक जोड़ दें जरा तो क्या हो जाएगा? मांगलिक। अब बच्चों प्रश्न ये है कि मंगल क्या होता है? तो बच्चों मंगल माने कल्याण होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसकी आवाज को कल्याणकारी माना जाने लगा, यानी शहनाई की आवाज को कल्याणकारी माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन एंड दैट्स वाई, एंड फॉर दिस रीजन को हटा के आप ये भी कर सकते हो एंड दैट्स वाई, और इसी वजह से इट इज स्टिल प्लेड, और बच्चों इसी वजह से इसको आज भी बजाया जाता है। कहां पर? इन द श्राइन्स। ये बच्चों शब्द है SHRINE, श्राइन माने टेम्पल ही होता है। ये टेम्पल, इस टेम्पल के तो फिर भी दो अर्थ होते हैं। एक टेम्पल तो मंदिर होता है, और दूसरा टेम्पल क्या होता है? कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जब मरे तो लास्ट में अपनी जो कन पट्टी, कौन सी पट्टी? कान वाली पट्टी के ऊपर उन्होंने अपनी पिस्तौल से गोली मार ली थी। तो ये जो टेम्पल है बच्चों, इसका माने ये भी होता है क्या? कनपट्टी, कान की जो पट्टी होती है उसको कनपट्टी कहते हैं। तो एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और बच्चों इसी वजह से इसको आज भी बजाया जाता है। कहां पर? मंदिरों में, क्योंकि बच्चों ये मांगलिक है, ये कल्याणकारी है, और भगवान के मंदिर भी कल्याणकारी होते हैं। इसलिए उन कल्याणकारी मंदिरों के अंदर, उन मांगलिक मंदिरों के अंदर बच्चों इसकी मांगलिक ध्वनि को आज भी बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। और बच्चों ये क्या है? ये बच्चों एक अपृथक्य घटक है, यह एक अपरिहार्य घटक है। प्रश्न ये है कि कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट बच्चों ये होता है, जैसे आप जानते हो कि आप करते हो बैलेंस डाइट, तो आप जानते हो उसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सबको क्या होता है? इन सबको बच्चों एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना पड़ता है। तो दीज ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। ये सब जो है बच्चों ये एक संतुलित आहार के क्या होते हैं? घटक अथवा कारक होते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों इट इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, अर्थात किसी भी उत्तर भारतीय विवाह की, ये क्या बच्चों? किसी भी उत्तर भारतीय विवाह समारोह की यह एक अपरिहार्य क्या है? कंपोनेंट है, अर्थात एक अनिवार्य या अपृथक्य घटक। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी शादी इसके बिना अधूरी है। कहने का मतलब ये हुआ उत्तर भारत के अंदर यदि कोई शादी होती है, चाहे गरीब के घर में हो चाहे अमीर के घर में हो, तो उत्तर भारत के अंदर कोई भी शादी का जो जश्न होता है वो शहनाई की आवाज के बिना अधूरा होता है। वो शादी क्या जहां पर क्या नहीं हो बच्चों?
जहां शहनाई नहीं बजे। इसलिए शहनाई का प्रयोग बच्चों कई जगह कविताओं के अंदर भी बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, गानों में भी करते हैं, ले चलेंगे तुम्हें हम वहां पर तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहां पर। तो शहनाई जो है ये मधुरता का प्रतीक है, और कोई भी शादी की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं किसके बिना, शहनाई की ध्वनि के बिना। आइए बढ़े। इन द पास्ट, ध्यान दो बच्चों, पास्ट का मतलब क्या होता है? इन द पास्ट का मतलब होता है इन एंशिएंट डेज, माने प्राचीन काल में। अब बच्चों पास्ट के आगे देखिए लगाया, ध्यान दो बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब आप इनका प्रयोग किसकी तरह करते हो? जब बच्चों आप इनका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि जो क्या कहते हैं, टेंस तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब उसके 3 पार्ट्स की तरह आप इसका प्रयोग करते हो बच्चों, तो ये नाम हो जाते हैं, है ना, ये काल विशेष के नाम हो जाते हैं, है ना, तो हो जाते हैं। तो इनके में क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको? द पास्ट, है ना, तो जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उस सूरत में तो आपको इनके आगे द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर बच्चों जनरली होता क्या है कि जब आप पास्ट का इस सेंस में प्रयोग करते हो, प्राचीन काल, तो आप क्या बोलते हो? इन द पास्ट का मतलब क्या हो गया यहां पर? इन एंशिएंट डेज, तो यहां पर द का प्रयोग होगा, तीनों क्या, ये कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर हो गया? द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। समझ में आ गया? बहुत सरल बात है कि बच्चों प्राचीन काल में नौबत का एक अंग हुआ करता था, कौन? शहनाई। प्राचीन काल में शहनाई को माना जाता था नौबत का एक अंग। अब बच्चों प्रश्न फिर दूसरा आन पड़ा कि नौबत क्या होती है। तो बच्चों आप जानते हो, खूब सुने आपने, है ना, अपने जो डीजी कल्याण महाराज की जो भजन चलते हैं, तो बाजे से नौबत बाजा हमारा डीजीपुरी का राजा। तो नौबत से मतलब बच्चों ये हुआ, ये एक्चुअली शब्द हमारी लैंग्वेज का है, ये अंग्रेजों का शब्द नहीं है। तो नो में क्या हो गया बच्चों? नो आ गया कि नहीं, और ये आ गया बत। तो आप यूं समझो कि कोई 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें एक ये भी है, जैसे अकबर के पास भी 9 रत्न हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उसके पास भी 9 रत्न हुआ करते थे। तो यहां बच्चों ये बताया गया है कि आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हो तो 40 रखता था, तो 40 हुआ करता था उसके पास, तो 40 लोगों को एक दल रखता था। तो यहां नौबत से मतलब बच्चों इसको एक नौबत का क्या माना जाता है? एक पार्ट माना जाता है। तो यह बताया गया जी इन द पास्ट, यानी इन एंशिएंट डेज, यानी प्राचीन काल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, यानी शहनाई जो है बच्चों देखो नौबत के आगे भी द का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो बच्चों नौबत का पार्ट माना जाता था, और ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो देखो बच्चों ये जो एनसेम्बल है ना, तो एनसेम्बल तो मैंने इसको पढ़ दिया, लेकिन मैंने इसको गलत पढ़ दिया, जो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है बच्चों क्या होगा? वो होगा ऑनसम्बल। एनसेम्बल को क्या पढ़ना चाहिए? ऑनसम्बल। ये अंग्रेजी से चलती है, जो इसका उच्चारण जो है वो फोनेटिक के आधार पर चलेगा, जिसको एनसेम्बल्स नहीं पढ़ी, क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑनसम्बल्स। तो बताया गया थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट कंसीडर्ड एज अ ग्रुप। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का एक समूह हो गया है ना। तो इसमें बताया गया कि ऑल ट्रेडिशनल ऑनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, इसका मतलब यह है कि 9 वाद्य यंत्रों का एक पारंपरिक समूह, दैट वाज फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो कहां पाया जाता था? जो बच्चों शाही दरबारों में पाया जाता था, एट रॉयल कोर्ट्स। देखो बच्चों, एट रॉयल कोर्ट्स। ये डिफरेंस बच्चों आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप लोग क्या करोगे, यहां पर इनका प्रयोग जरूर करोगे। ध्यान दो, छोटी जगह होती है, निश्चित समय, स्थान, गति और कीमत के लिए एट आता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। तो पुराने जमाने में बच्चों क्या था कि शाही दरबारों के अंदर जो नौबत हुआ करते थे, उनके नौबत यानी कहने का मतलब जो पारंपरिक समूह हुआ करते थे, किनके? 9 वाद्य यंत्रों के जो पारंपरिक समूह हुआ करते थे, उनका एक पार्ट इसको माना जाता था। टिल रिसेंटली का मतलब होता है बच्चों, टिल यानी होता तक, ठीक है, और रिसेंटली यानी जानते हो हाल ही में, रिसेंटली यानी हाल ही में होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ जी, टिल रिसेंटली का मतलब हुआ जी अभी पिछले कुछ दिनों तक ही। टिल रिसेंटली का मतलब होता है अभी हाल तक, अर्थात अभी हाल ही तक या पिछले कुछ दिनों तक। इट वाज यूज्ड ओनली इन टेंपल्स एंड वेडिंग्स, इसका प्रयोग किया जाता था फकत मंदिरों में और शादियों के जश्नों में। अभी पिछले कुछ दिनों तक इसका प्रयोग किया जाता था सिर्फ मंदिरों और शादियों के जश्नों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस इंस्ट्रूमेंट को शास्त्रीय मंच के ऊपर, क्लासिकल पोडियम, पोडियम जानते हो बच्चों, स्टेज को पोडियम कहते हैं। तो शास्त्रीय रंग मंच के ऊपर इस छोटे से वाद्य यंत्र को लाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति के खाते में जाता है, तो दैट पर्सनैलिटी इज नन बट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो शख्सियत और कोई नहीं है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग, ध्यान दो बच्चों, ब्रिंग में आईएनजी क्यों आ रहा है? ब्रिंग में आईएनजी इसलिए आ रहा है, कई बार समझाया, जरा ध्यान दो बच्चों, ब्रिंग एक वर्ब है कि नहीं है?
इसके पहले फॉर एक प्रीपोजिशन है कि नहीं है? ध्यान दो बच्चों, ए प्रीपोजिशन शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आएगी तो अपने साथ आईएनजी जरूर लेकर आएगी, अर्थात अपनी जेरंड फॉर्म में आएगी, ये निश्चित है। इसलिए बच्चों यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है जी, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय रंगमंच के ऊपर लाने का श्रेय गोज माने जाता है टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो बच्चों किसको जाता है? वो बच्चों इस यूबीके को जाता है। ये यूबीके का मतलब होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्लियर हो गया है? तो इस वाद्य यंत्र को बच्चों इतनी बड़ी पहचान दिलाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वह कौन है? ही इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा एज अ 5 year old। ध्यान दो बच्चों, ये रचना देखने लायक है। ये बनावट जो है ना बच्चों, ये गलत है, इसलिए इसको आपको देखने की जरूरत है। गलत क्यों है? उसके पीछे बच्चों एक लॉजिक है। लॉजिक से बात को समझना। होता क्या है कि आपको मैंने कहा 5 वर्षीय योजना। ध्यान दो बच्चों, क्या बोला मैंने? ये हो गया बच्चों 5, ये हो गया ईयर, ठीक है, और ये हो गया प्लान। 5 year प्लान का मतलब होता है 5 वर्षीय योजना। अब बताओ बच्चों, क्या ये का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 वर्षीय योजना एक क्या है? एक नाउन है। अब आप कहोगे साहब ये नाउन है, इतना बड़ा नाउन होता है? देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि नाउन तो छोटा सा ही होता है, लेकिन उस नाउन के साथ में जब वो सब्जेक्ट का काम करता है तो कर्ता का विस्तार जो है बच्चों, उसके प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर वगैरह होते हैं। जैसे बच्चों कई बार आप कहते हो कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, किसी वाक्य का कर्ता है, तो कर्ता क्या है? कर्ता के साथ में अगर आपने उसके आगे विशेषण जोड़ दिया तो विशेषण कहां जाएगा? उसी के साथ रहेगा वो। तो जैसे मैंने आपको कहा, द वुमन इन ग्रीन साड़ी इज द मैनेजर ऑफ द टीम। द वुमन इन ग्रीन साड़ी इज द मैनेजर ऑफ द टीम, मानी जो हरी साड़ी पहने हुई औरत है, यानी हरी साड़ी वाली औरत इस टीम की मैनेजर है। तो बच्चों इसका कर्ता कौन हुआ? हरी साड़ी वाली औरत। अब यहां पर जो हेड वर्ड है बच्चों वो ये है, इसको कहते हैं हेड वर्ड। और जो हेड वर्ड होता है वही सेंटेंस का क्या होता है? रियल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद ये जो आने वाली वर्ब है वो बच्चों सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वो इस पर निर्भर करेगी। क्लियर हो गया है? अब बच्चों प्रश्न ये है कि ये जब नाउन है तो ये इसके पहले है, तो ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है नाउन होते हुए भी, इसलिए 5 years में क्या नहीं होगा? ईयर का ईयर्स कभी नहीं होगा। एक बात तो ये समझ लो। दूसरी बात बच्चों, यहां ए का प्रयोग तब ही होगा जब यहां प्लान का प्रयोग होगा। जैसे बच्चों ध्यान देना, ए ब्यूटीफुल। अब आप जानते हो बच्चों, ब्यूटीफुल बॉय तो मैं करने से रहा, ब्यूटीफुल तो गर्ल ही होती है। तो आपने क्या लिखा बच्चों? ब्यूटीफुल गर्ल। अगर बच्चों आपने ये लिखा तो ठीक है, लेकिन बच्चों ये एक क्यों आया? ये इस गर्ल के कारण आया। एक बार इसको हटा के देखना। आपने कहा ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल। अब बताओ ए ब्यूटीफुल क्या? गलत हो गया ना। अगर बच्चों आपको सिर्फ ब्यूटीफुल ही लिखना है तो फिर ये क्या, जैसे आप है ना, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे शी इज ब्यूटीफुल तो शी इज ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं होता, ये हटेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं ये आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले नहीं ना, उनके पहले होता है। अब यहां देखो क्या लिखा है, एज ए 5 year old। लिखना चाहिए था एज ए 5 year old बॉय, लिखना चाहिए था एज ए 5 year old चाइल्ड। तो बच्चों फिर ये गलत है या सही है? ये बच्चों सही उस सूरत में हो सकता है कि जैसे, या सही उस सूरत में हो सकता है कि यहां बच्चों आप बॉय या चाइल्ड शब्द को क्या मान लो? अंडरस्टूड मान लो। इन दैट केस ओनली द सेंटेंस में बी करेक्ट, अदरवाइज इट इज 100% ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्लियर हो गया है? तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
हाँ तो हेज ए 5-year-old, बात समझ में आ गई है। एक 5 वर्ष के बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के समीप, इन द एंशिएंट एस्टेट, एक प्राचीन रियासत ऑफ डूमरांव इन बिहार। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है बिहार में एक प्राचीन रियासत है जिसका नाम क्या है? बिहार में बच्चों एक प्राचीन रियासत जिसका नाम है डूमरांव। डूमरांव। तो डूमरांव नाम की बच्चों, जो डूमरांव नाम की जो रियासत है, जो कहां पर पाई जाती है? बिहार में। तो बिहार की डूमरांव नामक रियासत में नियर यानी क्या होता है बच्चों? नियर यानी पास। तो नियर ए पॉन्ड यानी एक सरोवर के किनारे, एक गांव के तालाब नाडी वगैरह जो होती है गांव में, उसके किनारे ये बच्चा क्या करता था? वैन बिस्मिल्लाह खान वॉज ए चाइल्ड, वैन बिस्मिल्लाह खान वॉज ए 5-year-old चाइल्ड, अर्थात जब बिस्मिल्लाह खान महज 5 साल की उम्र का बच्चा था, तो बच्चों ही वुड, ध्यान दो, ही वुड प्ले, वो खेलता था। बच्चों क्या खेलता था? वो क्रिकेट नहीं खेलता था, वो बच्चों गिल्ली डंडा, माने गुल्ली डंडा खेलता था। वो क्या खेलता था बच्चों? वो गिल्ली डंडा खेलता था, गिल्ली डंडा। ठीक है। तो आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शहरों में पढ़ते हैं, जो गुल्ली डंडा के बारे में जानते नहीं। गांव के बच्चे जानते हैं। उसमें क्या होता है, जमीन में इस प्रकार से गिच बनाते हैं और गिच के ऊपर ये गिल्ली रखते हैं, इधर से ठक उसको फेंका जाता है, और फिर इस तरीके से कई बार वो आंख में लग भी जाती है, घातक भी हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है बच्चों, गुल्ली डंडा। यदि आपको पढ़ने का मौका मिले तो उसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें वो कहते हैं कि खेलों का बादशाह कौन है? अन्न का राजा गेहूं है, सब जानते हैं। फूलों का राजा गुलाब है, फलों का राजा आम है, ऋतुओं का राजा बसंत है, रसों का राजा श्रृंगार है। तो खेलों का राजा कौन है? हु इज द किंग ऑफ द गेम्स? तो बच्चों खेलों का राजा कौन है? खेलों का राजा गिल्ली डंडा है। गिल्ली डंडा बता दिया कैसे खेलते हैं। इसमें ज्यादा पैसे वैसे नहीं लगते, ज्यादा भाव ये जैसे क्रिकेट की तरह बल्ला फल्ला गेंद वेंद कुछ लाने की जरूरत नहीं है। जमीन में गिच बनाना पड़ता है। गिच के ऊपर रखते हैं ऐसे, जैसे ये है ना, ये गिल्ली हो सकती है। इसके नीचे क्या होता है, एक लकड़ी से इसको फेंका जाता है। कोई कैच करता है, कोई थोड़ा खतरा तो क्रिकेट में भी रहता है, गेंद की गई सिर पे लग जाए, टांग पे लग जाए, पर खेल में तो रिस्क तो होती है। यहां बच्चों मैंने वुड का प्रयोग क्यों किया? यहां मैंने वुड का प्रयोग किया इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द नोशन ऑफ पास्ट हैबिट, यानी भूतकालीन आदत के संप्रत्य को अभिव्यक्त करने के लिए मैंने यहां पर वुड मॉडल का प्रयोग किया। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? एज अ 5-year-old चाइल्ड। इसमें लिखा हुआ नहीं है पर हम बोलूंगा, है ना। तो एज अ 5-year-old चाइल्ड का मतलब ये हुआ कि एक पंचवर्षीय या एक 5 साल के बच्चे, 5 साल की उम्र के बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा, यानी बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेलता था, या यूज टू प्ले या वुड प्ले गिल्ली डंडा, माने बच्चों गिल्ली डंडा खेलता था। ध्यान दो, नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। खेलों के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग करना सख्त मना है। द क्रिकेट कभी नहीं होता, द बैडमिंटन कभी नहीं होता, द गिल्ली डंडा कभी नहीं होता, द सतोलिया कभी नहीं होता, द गुलाम लाकड़ी कभी नहीं होता, अजेरा वजेरा। ठीक है, आइए लें। तो बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा खेलता था। नियर अ पॉन्ड, तालाब के किनारे, इन द एंशिएंट एस्टेट। बच्चों एस्टेट माने रियासत होता। आप हिंदी पढ़ते हो, ये भी पढ़ते होंगे। बंगाल की महिषादल नामक रियासत में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ। तो इधर हमारे महाराष्ट्र में हो, मेवाड़ रियासत में, मारवाड़ रियासत में, ऐसी रियासतें होती है ना। तो बहुत सारी रियासतें थी, और इन सारी रियासतों को एक में करने का श्रेय अगर किसी महान शख्सियत को जाता है तो वो कौन है? ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनको भारत का आयरन मैन कहते हैं, जिनको भारत का क्या बोलते हैं बच्चों जरा बताना? जिनको भारत का लौह पुरुष कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? हमारे राजस्थान के लौह पुरुष कौन? हमारे राजस्थान के लौह पुरुष श्री दामोदर लाल व्यास। ठीक है, मालपुरा के रहने वाले हैं थे, तो वो हमारे राजस्थान के हैं। तो बच्चों आइए जरा और देखो, ही वुड, देखो बच्चों मैंने वुड का प्रयोग किया था, तो क्या मैंने गलत किया था? यदि मैंने गलत किया होता तो आगे वाले सेंटेंस में वुड नहीं आता। देखो बच्चों आ रहा है, तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ही वुड रेगुलरली, ध्यान दो, रेगुलरली का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है, बट इफ द सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी और इट इज ए पार्ट ऑफ ए पास्ट नरेशन, अगर ये किसी भूतकालीन कहानी
या किसी भूतकालीन वृत्तांत का हिस्सा है तो रेगुलरली का प्रयोग होने के बावजूद भी वाक्य कहां जाएगा? पास्ट सिंपल में जाएगा। क्लियर? ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। वो नियमित रूप से जाया करता था, वो बच्चा नियमित रूप से जाया करता था कहां? नियर बाई बिहारी जी टेम्पल का मतलब होता है पास वाले बिहारी जी के मंदिर में। आ गई समझ में? बिहार में बिहारी जी बसते हैं, जिसका नाम ही बिहार है बच्चों, वहां तो बिहारी जी तो होंगे ही। तो भगवान नटवर नागर भी बोलते हो आप, भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हो बिहारी है ना, तो मुकुंद बिहारी भी बोलते हो, कुंज बिहारी। तो कुंज बिहारी जी का मंदिर जो वहां पर है, और वो नियमित रूप से जाता था। कहां जाता था? वो बच्चों मंदिर में जाता था। मंदिर का नाम क्या है? बिहारी जी टेम्पल। और बच्चों बिहारी जी टेम्पल में क्यों जाता था? इन ऑर्डर टू सिंग द भोजपुरी चेता, भोजपुरी चेत गाने के लिए। अब बच्चों भोजपुरी चेत तो जो है मुझे आते नहीं है कि मैं आपको गा के सुना सकूं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि गांव के जो बच्चे हैं उनको हमारा कल्चर ज्यादा पता होना चाहिए। होता क्या है, जैसे होली आती है तो बच्चों आप जानते हो गांव के लोग क्या करते हैं? एक चंग होता है, यूं इस तरीके का होता है चंग, है ना। चंग एक प्रकार से आपकी थाली होती है, थाली जैसा, लेकिन बड़ा होता है, थाली से बड़ा होता है। और इसके एक तरफ क्या होता है? चमड़ा मड़ा हुआ होता है। इधर मोर पंख को लेकर के आदमी उंगली से टक टक उसको बजाता है और वो गाता है फाग। वो डज ही और शी सिंग, वो बच्चों गाता है जिसको आप हिंदी में कहते हैं फाग। अब जैसे चेत एक अलग प्रकार का गीत होता है जो किसी अवसर विशेष के ऊपर गाया जाता है, उसी प्रकार से बच्चों आपका जो फाग है ये भी एक अलग प्रकार का गीत, एक अलग प्रकार की रागिनी होती है जो खास तौर पे फागुन के महीने में गाई जाती है। फागुन के महीने में गाई जाती है ना। और उसी टाइम बच्चों आप देखते हो कि अभी तो एक पुरानी पीढ़ी की बात है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो गांव में जो महिलाएं क्या करती थी, हम सवेरे 4 बजे जब उठते नहीं थे तो पूरे गांव के अंदर जो संगीत चलता था, गट्टियां पीसती थी औरतें, आटा पीसती थी, और उसके साथ ही साथ जो वो गाती थी, वो पीसती थी और वो गाती थी, वो पीसती थी और गाती थी। वो प्रभाती राग गाती थी, बड़ी मधुर राग गाती थी, पसीने चूते थे। और क्या है, संगीत का स्वर पूरे वातावरण के अंदर क्या रहता था? गूंजता रहता था। तो बातें और थी। और बच्चों क्या है कि स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ ठीक रहता था, है ना। आप गट्टी चलाओगे तो स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा आपका, और व्यायाम तो करोगे ना, अभी तो पसीना आता नहीं है, व्यायाम करते नहीं है, तो फिर व्यक्ति क्या होते हैं? बीमार होते हैं। तो बच्चों मैं चेता के बारे में समझा रहा था। चेता क्या है ये बच्चों समझ में आ गया होगा आपके। ये एक विशेष प्रकार का, एक विशेष अवसर के ऊपर गाया जाने वाला राग है, और ये क्षेत्रीय राग है। हमारे राजस्थान में लोकप्रिय नहीं है, परंतु किधर है? ये भोजपुरी में है। एनी आओ, तो गाता था भोजपुरी चेता, गाता था कहां पर? एट द एंड ऑफ विच। और बच्चों जब वो गाता था और जब उसके गाने का कार्य, जब उसके गाने के कार्य का अवसान हो जाता था तो वहां के जो लोकल महाराज हैं उसके द्वारा इनाम में उसको क्या दिया जाता था पता आपको? उसके द्वारा बच्चों इनाम में मेहंदीपुर बालाजी, पता नहीं सालासर बालाजी, मुझे ठीक से पता नहीं, इन दोनों बालाजियों में से एक बालाजी ऐसे जिनकी इतना बड़ा लड्डू मिलता है ना। खाटू श्याम जी के मिलता है इतना बड़ा लड्डू, इतना बड़ा लड्डू। तो इसको क्या बच्चों इनाम के रूप में इतना बड़ा लड्डू मिलता था। एक जो आप लड्डू खाते हो उसको एक गाछ में खा जाए हम, ज्यादा से ज्यादा 2 मान लो, परंतु इतना बड़ा चूरमा का लड्डू होता है ना, वैसा दाने का लड्डू, ऐसा लड्डू बच्चों उसको इनाम में मिलता था राजा के द्वारा। क्या गजब गाता है। एट द एंड ऑफ, ध्यान दो बच्चों, इन द एंड नहीं होता, एट द एंड होता है। और बच्चों द एंड भी गलत बोल रहा हूं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एट द एंड। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि एंड जो है इसकी स्पेलिंग, इसका जो उच्चारण किससे स्टार्ट हो रहा है? बोल साउंड से हो रहा है ना, इसलिए जब इसके पहले द आएगा तो उसको द नहीं दी बोलना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ विच का मतलब होता है और जिसके अंत होने पर ही वुड अचीव अ बिग लड्डू, उसको मिलता था बच्चों एक बड़ा लड्डू। अब आपको सब कितना बड़ा? 1.25 किलो का लड्डू, इतना बड़ा लड्डू। आप एक लड्डू में तो आप जाओ, बल्कि आपसे बीते नहीं पूरा हुआ ना। तो एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग, अर्न का मतलब जानते हो कमाना या अर्जित करना। तो बच्चों उसके अंत में जो है उसको इनाम स्वरूप क्या मिलता था? एक बड़ा लड्डू। वेइंग 1.25 kg का मतलब हुआ कि बच्चों 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। और सुनो, प्राइज, ये इनाम था गिवन बाय द लोकल महाराजा। इट वॉज ए रिवार्ड, इट वॉज ए रिवार्ड दैट वॉज गिवन, दैट वॉज इम्पार्टेड बाय द लोकल महाराजा, वानी वहां के जो स्थानीय महाराजा हैं उनके द्वारा बच्चों ये पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ध्यान दो बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में एगो आ जाए, ध्यान देना, तो उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी। अगर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी सेंटेंस में एगो का प्रयोग हुआ है तो उस सेंटेंस को कौन से टेंस का होना चाहिए? उस सेंटेंस को पास्ट सिंपल का होना चाहिए। क्लियर हो गया है? तो दिस हैपेंड 80 years ago, अर्थात ऐसा हुआ 80 साल पहले।
एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार, और बच्चों वो नन्हा सा बच्चा जो है उसने काफी लंबा सफर तय किया है। अरे बच्चों, मैं आपको कई बार कहता हूं कि हमारे जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, मछुआरे घर में जन्मे, तो कितना लंबा सफर किया। वो त्रिवेंद्रम, वो रामेश्वरम के एक छोटे से जो है समुद्र के तट के ऊपर मछलियां पकड़ते थे, और वहां से बढ़कर के वो हमारे देश के क्या बने, महामहिम राष्ट्रपति बने। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जो हैं, तो उनका सफर देखो आप, किधर से वो फर्श से कहां पहुंचे, अर्श के ऊपर पहुंचे, है ना। और हमारे देश का क्या कर रहे हैं, अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो दिस हैपेंड 80 years ago, मानी 80 साल पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार, और बच्चों उस नन्हे से लड़के ने, उस छोटे से लड़के ने क्या किया बच्चों, हैज ट्रैवल्ड फार का मतलब उसने काफी लंबा सफर तय किया इन ऑर्डर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और बच्चों अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ, उसको भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। दैट्स व्हाट वी कॉल द भारत रत्न, उसे बच्चों हम भारत रत्न कहते हैं। तो भारत रत्न मिला उसको। तो उस बच्चे ने बच्चों उस वहां से अपनी यात्रा शुरू की, और इस देश का सबसे बड़ा असैनिक पुरस्कार जिसको भारत रत्न कहते हैं से उस व्यक्ति को नवाजा गया। तो बताइए उस बच्चे की जो यात्रा थी वो कैसी थी। तो आपके हिसाब से बताओ उसकी यात्रा कैसी थी, अच्छी थी या खराब थी। तो बच्चों बहुत ही अच्छा सफर था उसका। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।